नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प डॉक्यूमेंट लगा है। हाँ, विषय है एंटीमनी क्रूडम। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये कोई आज की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज 19वीं सदी की होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से है। हाँ, और उस दौर में किसी दवा को समझने का तरीका बहुत अलग था। वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि दवा कौन सी बीमारी ठीक करती है। वो ये भी देखते थे कि वो किस तरह के इंसान पर असर करती है। हाँ, मतलब उसकी आदतें, उसके डर, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ। और आज हम इसी की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो एंटीमनी क्रूडम की एक पूरी शख्सियत की तस्वीर खींचता है, एक रेमेडी पिक्चर, जैसा कि वो लोग कहते थे। तो हमारा मकसद सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। नहीं, हम ये समझना चाहते हैं कि ये दस्तावेज उस दौर की सोच पर एक खिड़की की तरह कैसे है। एक ऐसी सोच जो मानती थी कि किसी व्यक्ति का मन और शरीर एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है, क्या किसी की अजीबोगरीब आदतें, जैसे चांदनी रात में भावुक हो जाना, वाकई उनके शारीरिक स्वास्थ्य का कोई राज खोल सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं। जरूर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस एंटीमनी क्रूडम इंसान के मिजाज से। स्रोत कहता है कि ये प्रोफाइल अक्सर उन बच्चों और नौजवानों पर फिट बैठती है जिनमें मोटापे की थोड़ी प्रवृत्ति होती है। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली वो इसका भावनात्मक पहलू है। वही तो, इसमें एक ऐसे बच्चे का जिक्र है जो चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज है, जिसे छुआ जाना या देखा जाना बर्दाश्त नहीं है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो बस चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ, एकदम रूठा हुआ सा। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये एक तरह का एक बुनियादी स्वभाव है जो स्रोत इस उपाय से जोड़ता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये भावना कितनी गहरी है। ये सिर्फ बुरा मूड नहीं है। नहीं। स्रोत में रोने के साथ गहरी उदासी, जीवन से घृणा और यहां तक कि घोर निराशा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बाप रे, मतलब ये कोई हल्की फुल्की नाराजगी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी एग्जिस्टेंशियल सैडनेस है। आपने सही पकड़ा। एक मिनट, इसमें एक और बात लिखी है जो किसी मेडिकल टेक्स्ट से ज्यादा किसी रोमांटिक नॉवेल जैसी लगती है। कौन सी? चांदनी रात में एक भावुक मनोदशा। हाँ। इसका क्या मतलब है? स्रोत ये क्यों बता रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इस दस्तावेज के नजरिए से ये कोई काव्यात्मक वर्णन नहीं है। तो फिर? ये एक महत्वपूर्ण नैदानिक सुराग है, एक क्लिनिकल क्लू। हाँ। अच्छा, कैसे? ये उस व्यक्ति की अत्यधिक संवेदनशीलता को दिखाता है। जहां एक आम इंसान चांदनी देखकर शायद खुश हो, ये व्यक्ति एक भावुकता के तूफान में डूब जाता है। और ये आनंदमय प्रेम और निराश प्रेम से भी जुड़ा है। मतलब इस व्यक्ति की भावनाएं बहुत ज्यादा इंटेंस हैं। बिल्कुल, और आसानी से अपना संतुलन खो देती हैं। वाह। और फिर ये आता है, ये तो हद से ज्यादा अजीब है। क्या? तुक तुक में बात करने या छंदों को दोहराने की एक अनूठी इच्छा। हाँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। ये क्या है? कोई रचनात्मकता का संकेत है या किसी तरह के मानसिक असंतुलन का? स्रोत इसे सीधे सीधे किसी श्रेणी में नहीं डालता, और यही इसकी खासियत है। मतलब? इस दृष्टिकोण में ये ना अच्छा है और ना ही बुरा, ये बस एक अनोखा विशिष्ट लक्षण है। जैसे एक जासूस हर छोटे से छोटे सुराग पर ध्यान देता है, वैसे ही उस दौर के चिकित्सक ऐसे असामान्य व्यवहारों को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि ये विचित्रताएं शरीर और मन की अंदरूनी स्थिति का बाहरी प्रतिबिंब है। बिल्कुल, ये शारीरिक लक्षणों जैसे पेट दर्द जितने ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि आप व्यक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। सही बात है। उस व्यक्ति का चिड़चिड़ापन, चांदनी रात में भावुक होना, तुकबंदी करना, ये सब उसी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें उसके शारीरिक लक्षण भी शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही समग्र होलिस्टिक नजरिया है। ये उस विचार को चुनौती देता है जो कहता है कि मन अलग है और शरीर अलग। हाँ, इस दस्तावेज के अनुसार वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक चिड़चिड़ा मन एक बीमार पेट को जन्म दे सकता है, या एक बीमार पेट एक चिड़चिड़े मन को। अविभाज्य है। अविभाज्य। तो चलिए अब इस तस्वीर के दूसरे हिस्से यानी शारीरिक लक्षणों पर आते हैं। ठीक है। आपने बीमार पेट का जिक्र किया और स्रोत में भी पाचन तंत्र पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ज्यादा खाने से होने वाली गैस्ट्रिक शिकायतें। और एक ऐसा पाचन जो कमजोर और आसानी से खराब हो जाता है। लेकिन जो चीज सबसे अलग दिख रही है वो है ये संकेत। कौन सा? जीभ पर एक मोटी दूधिया सफेद परत। ये एक बहुत ही साफ और यादगार छवि है।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा बाहरी संकेत है जिसे कोई भी देख सकता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक ठोस सबूत है। और फिर स्रोत इन पेट की समस्याओं को बहुत ही विशिष्ट ट्रिगर से जोड़ता है। अच्छा। ये सामान्य अपच नहीं है, ये विशेष रूप से ब्रेड, पेस्ट्री, सिरका जैसे एसिड या खट्टी और खराब शराब पीने के बाद होता है। बिल्कुल, ये विशिष्टता ही इस प्रणाली की पहचान है। मतलब ये कि अगर किसी को पेट की समस्या है लेकिन उसे ये सब खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शायद ये प्रोफाइल उस पर लागू नहीं होगी। शायद नहीं, ये बहुत सटीक होने की कोशिश कर रहा है। इसमें सालों तक लगातार ऊपर और नीचे से गैस का निकलना और डकार में खाए हुए भोजन का स्वाद आना जैसी बातें भी लिखी हैं। हाँ, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये सिर्फ पेट तक ही नहीं है, त्वचा का भी जिक्र है। हाँ, और यहाँ भी लक्षण बहुत खास हैं। त्वचा की असामान्य वृद्धि, नाखून ठीक से नहीं बढ़ते, फट जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, और सबसे अजीब है पैरों के तलवों पर बड़े सींग जैसे कॉन्स। हाँ, जिन पर चलना, खासकर पत्थर के फुटपाथ पर, बहुत दर्दनाक होता है। ये सुनने में ही दर्दनाक लग रहा है। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये एक ठोस रोजमर्रा की पीड़ा का एहसास करा रहा है। बिल्कुल। सोचिए उस व्यक्ति के लिए हर कदम उठाना कितना मुश्किल होता होगा। ये दिलचस्प है कि कैसे ये बाहरी लक्षणों जैसे त्वचा, नाखून को पेट जैसे अंदरूनी समस्याओं से जोड़ता है। स्रोत सीधे तौर पर कारण और प्रभाव की आधुनिक भाषा में बात नहीं करता, लेकिन ये एक पैटर्न दिखाता है। कैसा पैटर्न? ये बताता है कि शरीर की बाहरी सतहों पर एक तरह की गड़बड़ी चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे पाचन तंत्र की अंदरूनी सतह पर। तो ये एक प्रणालीगत सिस्टमैटिक समस्या का संकेत है। हाँ, एक बड़ी तस्वीर बनती है। एक व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से कठोर और चिड़चिड़ा है, उसकी त्वचा और नाखून भी कठोर और असामान्य हो रही हैं। ये सब जानना तो ठीक है, पर असल जिंदगी में, मतलब रोजमर्रा की चीजें कैसे असर डालती होंगी? हाँ, स्रोत में एग्रेवेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है बिगड़ना। और ये लिस्ट बहुत कुछ बताती है। गर्मी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। स्रोत साफ कहता है, सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। धूप में ज्यादा मेहनत करने से या आग के पास बैठने से लक्षण और भी बदतर हो जाते हैं। हाँ, गर्म मौसम में थकावट महसूस होती है। ये व्यक्ति गर्मी से बचना चाहता है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। क्या? गर्मी से दिक्कत है, पर ठंडा पानी भी एक बड़ा ट्रिगर है। लिखा है ठंडे पानी से नहाने से सख्त परहेज। हाँ, स्रोत यहाँ तक कहता है कि अगर ऐसे बच्चे को ठंडे पानी से नहलाया जाए तो वो चीख चीख कर रोएगा। और बड़ों में? वयस्कों में ठंडे पानी से नहाने से सिर दर्द हो सकता है, जुकाम लग सकता है, या महिलाओं में मासिक धर्म रुक सकता है। तो न गर्मी अच्छी है न ठंडक, ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है ना? ये एक शानदार अवलोकन है। ये तापमान के प्रति एक एक्सट्रीम संवेदनशीलता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। जहाँ ठंडा स्नान लक्षणों को बिगाड़ता है, वहीं एमिलियोरेशन यानी सुधार की लिस्ट में लिखा है गर्म स्नान के बाद बेहतर महसूस होता है। हाँ? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर गर्मी से दिक्कत है तो गर्म स्नान से आराम कैसे मिल सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। वही तो। और यही इस दस्तावेज के आंतरिक तर्क को समझने की कुंजी है। ये सामान्यीकरण पर आधारित नहीं है। तो फिर किस पर है? ये बहुत ही विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के पैटर्न पर आधारित है। इस प्रणाली के अनुसार सूरज की सूखी गर्मी और गर्म पानी की नम गर्मी दो अलग अलग चीजें हैं, और शरीर उन पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। बिल्कुल। एग्रेवेशन और एमिलियोरेशन की ये सूची इस उपाय को दूसरों से अलग करती है। ये फिंगरप्रिंट की तरह है। तो ठंडे स्नान बुरा और गर्म स्नान अच्छा का ये विरोध इस उपाय का एक प्रमुख पहचान चिन्ह है। हाँ, एक की इंडिकेटर। ठीक है, अब कुछ और अनोखी विशेषताओं की बात करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन है। कौन सी? जब लक्षण फिर से प्रकट होते हैं तो वो स्थान बदल लेते हैं या शरीर के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, बस शरीर में घूम रही है? बिल्कुल। इस दृष्टिकोण में ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कैसे? ये बताता है कि समस्या किसी एक अंग या स्थान तक सीमित नहीं है। ये एक अस्थिर गतिशील समस्या है जो पूरे सिस्टम में घूम रही है। आज दर्द बाएं घुटने में है तो कल शायद दाएं कंधे में होगा। ऐसा ही बात है। ये इस बात का सबूत है कि इलाज किसी एक अंग का नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि बीमारी की जड़ें गहरी और फैली हुई हैं। एकदम। ये एक दिलचस्प विचार है, और स्रोत दूसरे पदार्थों के साथ इसके रिश्ते की भी बात करता है। हाँ, ये कहता है कि स्क्विला नाम का एक और उपाय इसका पूरक है, और यह पल्सिटिला या सल्फर जैसे उपायों के बाद अच्छी तरह से काम करता है।
ये पूरक या कम्प्लीमेंट्री होने का क्या मतलब है? पूरक होने का मतलब है कि स्रोत के अनुसार स्क्विला उन मामलों में असरदार हो सकता है जहां एंटिमनी क्रूडम ने काम तो किया पर पूरी तरह से नहीं। अच्छा, या जहां बीमारी का रूप थोड़ा बदल गया हो? हाँ, ये एक तरह की सहायक भूमिका निभाता है। तो यह प्रणाली अलग-थलग उपायों पर नहीं बल्कि एक नेटवर्क पर काम करती है। बिल्कुल, एक उपाय दूसरे के लिए रास्ता बना सकता है या उसके काम को पूरा कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एंटीमनी क्रूडम को सिर्फ एक दवा के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान की कहानी के रूप में देख सकते हैं। हाँ, एक ऐसा इंसान जो चिड़चिड़ा है, जिसे छुआ जाना पसंद नहीं, जो चांदनी रात में भावुक हो जाता है, जिसे खट्टी चीजें खाने का मन करता है, और जिसकी जीभ पर एक सफेद परत जमी रहती है। एकदम सही। यह एक ऐसे दृष्टिकोण को उजागर करता है जहां सबसे छोटे, सबसे व्यक्तिगत और सबसे अजीब लगने वाले विवरण, जैसे तुकबंदी में बोलने की इच्छा, हाँ, उसे उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि किसी शारीरिक लक्षण को। इस दस्तावेज के अनुसार किसी व्यक्ति का भावनात्मक स्वभाव और उसकी विचित्रताएं उसकी बीमारी से अलग नहीं है। नहीं, बल्कि वे उसी बीमारी के अभिव्यक्ति का एक हिस्सा है। यह सिर्फ लक्षणों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, बहुत। स्वास्थ्य के प्रति हमारे आज के आधुनिक दृष्टिकोण में हम अपनी अनूठी भावनात्मक विचित्रताओं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध को कितना महत्व देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम सिर्फ बीमारी के नाम और उसके लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, या हम उस पूरे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उस बीमारी से जूझ रहा है? हाँ, इस 19वीं सदी के दस्तावेज का दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि शायद सबसे महत्वपूर्ण सुराग उन जगहों पर छिपे हो सकते हैं जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। बिल्कुल, और ये एक विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या हमारे शरीर की कहानी हमारे मन की उन आदतों में लिखी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? उन्हें इतनी स्पष्ट रूप से अलग करके हम क्या खो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।